हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी है, बनी रहेगी। हम सब सीटेट जुलाई के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम लोगों की मैथ्स की पेडागोजी क्लास नंबर 3 है और हम टारगेट कर रहे हैं ताकि 15 नंबर जो आपकी पेडागोजी होती है वहाँ पर कोई भी सिंगल मिस्टेक ना हो आपसे। इसलिए हम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस कर रहे हैं। और एनालिसिस क्या करेगा, आपके एग्ज़ाम में आपकी पेडागोजी सेक्शन को समझने में, उसका उत्तर निकालने में बहुत मदद करने वाला है। इसलिए सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि प्रॉपर तरीके से पढ़ें, कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करें। कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई समस्या हो ही ना, इस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। और थोड़ा सा इसीलिए टाइम टेकिंग भी मेरा लेक्चर हो जाया करता है ना। और आपको एक छोटा सा मेरा काम करना है, मेरे लिए करना है कि आपको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना आप कर सकते हो। ठीक है, जो आपके संगी साथी, मित्र, रिश्तेदारों में जो लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सीटेट ही नहीं, आगे अगर उन्हें टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है तब भी उन्हें ज़रूर शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, उन्हें रेकमेंड करें। और मैं पूरी मेहनत से उनके साथ उनकी तैयारी में उनकी मदद करूंगा। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब मुझे ये बताना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण अंचलों से विद्यालय में आते हैं तो गणित को लेकर के उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक होगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिख रखो तो भैया ये तो देखो गलत लिखा हुआ है, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। बेटा ध्यान रखिएगा, उत्तर बताने से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर होता है कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें। एलिमिनेशन जिस भी विद्यार्थी को आ गया ना, उसके उत्तर मोस्टली सही हो जाएंगे। ठीक है, ये एक रणनीति है, कह सकते हो। सी ऑप्शन देखिएगा, उनकी गणित में संचार निपुणता निकृष्ट। निकृष्ट का मतलब होता है बेकार, खराब, गंदी, बुरी, कुछ भी कह सकते हो। सो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों की गणित इतनी भी बुरी नहीं होगी। हाँ, उनके साथ एक चीज़ जरूर होती है, वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या? कि उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। कहने का अर्थ ये है कि ग्रामीण अंचलों से आने वाले विद्यार्थियों में गणित को लेकर के मौखिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, पारंपरिक होते हैं। मौखिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि दैनिक जीवन में, व्यवहार में लाई जाने वाले गणित को लेकर के वे बेहद ठीक ठाक स्थिति में होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उनका ज्ञान प्रचुर होता है। ये ज़रूर है। ठीक है, सो इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक उत्तर बन जाता है आपका सेकंड नंबर। क्लियर? आते हैं अगले प्रश्न की ओर, हम लोग बढ़ेंगे और आ ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। है ना, इस क्वेश्चन पे इस वाले वर्ड पे ध्यान देना है, किस पर? नहीं डालता। तो इन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, इन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। जबकि गलतियों को गणित शिक्षण में अनदेखा नहीं किया जाएगा। बस क्या क्या किया जाएगा, देखो भैया, अधिगम का हिस्सा होंगी, ये तो सब जानते हो। ठीक है, अधिगम का क्या होंगे? हिस्सा होंगी। जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है। कैसी जानकारी? भैया अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चे को गणित में क्या समझ में नहीं आया है, या अगर आया है तो कितना आया है, या बच्चे ने कहीं कॉन्सेप्ट कुछ और ही तो नहीं समझ लिया जो मैं बताना चाह रहा था, शायद बच्चे ने वो नहीं समझा। तो एक बात तो ये पता चलेगी। दूसरा क्या, अध्यापिका उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती है ना। कहने का मतलब ये है कि बच्चे गणित को कैसे पढ़ें,
उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रैटेजी बनाने में अध्यापिका मदद कर पाएगी अगर अध्यापक को बच्चों की गलतियां एनालिसिस करने का मौका मिले। सो गलतियों को अनदेखा नहीं करना है। वो गणित ही क्यों, कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा तब भी गलतियां सीखने का हिस्सा होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है, मुझे ये बताना है। कह रहे हैं कि गणित एक उपकरण है। हाँ ठीक है, ये भी है। गणित एक कला है और गणित एक भाषा है। तीनों के तीनों सही होंगे। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? चौथा ऑप्शन, ये देखिएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि गणित एक इंस्ट्रूमेंट का काम तो करता है। गणित दिमाग के सभी ताले खोलने का काम तो करता है। गणित एक मानसिक या मस्तिष्क की गतिविधियों को विकसित करने में मदद तो करता है। गणित आर्ट है, सबको ठीक से आती भी नहीं, और गणित में भी अपनी एक भाषा होती है। गणितीय भाषा काफ़ी अमूर्त और जटिल होती है। जिसे गणित की भाषा आ गई उसको सब कुछ आ जाना है। ठीक है, सो उत्तर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा ध्यान से देखेंगे। गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणितीय अधिगम का मतलब समझते हो? मैथ्स को सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे बढ़िया है, बताओगे क्या? देख लो बेटा, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। एक हमारे यहाँ मिथ है जो अक्सर विद्यालयों में, समाज में देखने को मिल ही जाया करता है कि एक तो ये कि लड़कियां गणित नहीं सीख सकती, दूसरा ये कि गणित इतना जटिल विषय है कि उसे सब नहीं सीख सकते। आप ये तय करने वाले कौन होते हैं? आप अध्यापक हैं। आपका दायित्व बनता है कि आप गणित विषय को मूल रूप में हर विद्यार्थी को सीखने का मौका दें, जिससे उसके मस्तिष्क का विकास हो सके और हर विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार गणित को सीखेगा। कोई जल्दी, कोई धीमे, कोई मिड में रहेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें क्या हो सकता है? सफल। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हिंदी में कहावत कही जाती है कि करत करत अभ्यास जड़मति होते सुजान। ये पंक्तियां कभी मत भूलिएगा, अंग्रेजी वाले सुन लो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर किसी विषय पर लगातार अभ्यास किया जाए और उसके कॉन्सेप्ट को सीखने में पूरी ताकत लगा दी जाए तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? तो आप तय नहीं कर सकते कि गणित कौन सीखेगा कौन नहीं। जैसे ऑप्शन नंबर बी देखो कितना गलत लिखा हुआ है कि लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें क्या होती है? कमजोर। कहने का अर्थ ये हो गया गणित के क्षेत्र में मानसिक क्षमताओं की सबसे ज़्यादा उपयोगिता होती है, और ये समझा जा रहा है कि लड़कियां मानसिक शक्तियों में चीड़ होंगी, इसलिए वो गणित पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये तो गलत हो गया, कहीं ना कहीं जेंडर बायस को रिप्रेजेंट करता है। गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट लोगों के लिए ही बना है। ठीक है, तो ये तो यार कैसे जांचा जाएगा कि हम विशिष्ट हैं या नहीं हैं? इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होना। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। देखिए, ध्यान से बातों को सुनेंगे, अगर चर्चा पर ध्यान देंगे तो बेटा मेरा ये वादा है आपसे, भले जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में ना मिले, और मिलने भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन का उत्तर बता पाओगे ये मेरी गारंटी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीखा तो सुना मुझे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और ये किसी भी प्लेटफॉर्म को आपको नहीं मिलता। हर कोई आता है बस क्वेश्चन प्रैक्टिस 50 करा दो, 100 करा दो, 30 करा दो, और विद्यार्थी को भी लगता है कि यार मैंने आज 30 क्वेश्चन पढ़ लिए, 40 पढ़ लिए। संख्यात्मक वैल्यूज़ पर ध्यान देना बंद कीजिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर जोर दीजिए, आपको सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या हो सकती है? देख लो भैया, संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, ये तो रटने पर कहीं नहीं जा रहा ना, आप देख लो ना।
कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करवा देंगे तो मतलब रट्टा पद्धति पे हम पहुंच गए, जबकि रट्टा पद्धति यहाँ पर अलाउड नहीं है। छात्रों को शाब्दिक समस्या का अर्थ समान भाषा में समझाना, विकल्प विधि से सामान्यता असमानता प्रत्यय को समझाना। उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं है। देखिएगा, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। तो स्थानांतरण समझते हो ना, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपचार क्या हो सकता है? तो अच्छा उपचार यहाँ पे है नहीं, इसलिए हमने इसको उत्तर नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय मतलब बढ़िया है? भ्रांति को रोकने के लिए मतलब होता है ना कि कई बार डाउट्स रह जाते हैं मैथ्स में, तो कह रहे हैं कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस को कम दिया जाना चाहिए। नहीं, ये तो प्रक्रिया ठीक नहीं है। संकल्पनाओं के अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को एनकरेज करने का काम करेंगे, है ना, और अपने आप बढ़िया मैथ्स आप सीख लेंगे, सिखा देंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? एक बार क्वेश्चन ठीक से फिर पढ़ेंगे। देख, क्वेश्चन का सीखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, प्रतिपुष्टि समझतो फीडबैक, फीडबैक की गुणवत्ता में वृद्धि। न्यूनतम संभावना है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो ये आपका सबसे कम प्रभावी होगा। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल अगर आप दे देंगे तो एक्चुअली उन्हें सोचने और खोजने का मौका नहीं मिलेगा। एनसीएफ और तुम्हारी एनएपी 1986, है ना, ये सब ने हमेशा ध्यान दिया है, इस बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सभी मौके किसको मिलने चाहिए? विद्यार्थी को। आप मतलब अध्यापक एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा, एक सहायक के रूप में काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी को वो असिस्ट करेगा, ना कि वो सॉल्वर खुद हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाएगा? वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। और बेटा अगली क्लास में, आज मुझसे हो नहीं पाया है, मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आज कम करा रहा हूँ आपको। 15 क्वेश्चन का सीट नहीं है आज, ओनली 10 क्वेश्चन का सीट है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते आज प्रॉपर सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया हूँ। और यही कारण है कि मैं आपको इन सब के बारे में आज बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, वैसे इस पर मैं आपको एक पूरी क्लास देने वाला हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। 100% यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, समझ रहे हो, कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। एक ये और एक वैन हीले, 2 कॉन्सेप्ट अभी हम मैथ्स में और डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, और मैं इनको ध्यान से अगली क्लास में ही कर दूंगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें बड़ी समस्या होती है। चलिए इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, है ना, मैं आपको दोबारा से ये क्वेश्चन करा दूंगा अभी जब डिस्कस करूंगा। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद सम्मिलित है। गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए ये ऑप्शन आपका सही उत्तर बनेगा, क्योंकि कल्चर के संदर्भों का कोई स्थान नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है ना। व्यवहारिक गणित हम सामाजिक प्रक्रियाओं में ही सीखते हैं। ठीक है,
संस्कृति की भूमिका कहीं ना कहीं तो होती ही है ना, बट वो केंद्रीय भूमिका में नहीं होती, ये एक अलग विषय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? जब आप बच्चों को, छोटे बच्चों को प्राइमरी स्टैंडर्ड पे मैथ्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। बहुत बड़ा, गूढ़, व्यापक ऑप्शंस आपके सामने है ये, इसलिए इसे हम उत्तर बना लेते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन लिख रखे हैं कि परिकलन में शुद्धता, परिकलन समझते हो ना, कैलकुलेशन अच्छा हो, एक्यूरेट होना चाहिए, बट प्राथमिक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू ये नहीं है। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, मतलब हर बार ये कहना कि बेटा मैथ्स इसलिए पढ़ना है ताकि आपको कल को नौकरी मिल जाएगी, जॉब हो जाएगी। और जनरली ये वाला तो बहुत ज़्यादा चलन में ही है कि प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन। मैथ्स ज़्यादातर विद्यार्थी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको लगता है कि कल को मैं इंजीनियर हो जाऊंगा या इंजीनियरिंग की मुझे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो अलग विषय है कि आपको इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स या पीसीएम का होना ज़रूरी है और मैथ्स में अच्छा होना ज़रूरी है। बट बेटा अगर आप चाहते हो कि आपके मस्तिष्क का विकास हो, प्राइमरी एजुकेशन पर इसका ये पर्पज़ नहीं है। वो अलग बात है कि हायर क्लासेस में हम इंजीनियरिंग और रोजगार के लिए सोचते ज़रूर हैं, बट प्राइमरी स्टैंडर्ड पर जो भी मैथ्स पढ़ें वो बच्चों के अपने व्यक्तिगत जीवन को टच करने वाला हो और उनके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके। बेटा आज क्लास हम यहीं तक रखेंगे और आज मैं काफ़ी लेट भी हो गया हूँ, आज का लेक्चर लेट हो गया है, तो सॉरी फॉर इट। और नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर सारी क्लास मिलेगी। आज थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसके चलते मैं पूरी क्लास आपकी नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। और खैर इतने क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर से सीडीपी के कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। सीडीपी के आपके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट जो अभी नए हैं, नए विद्यार्थी अपनी क्लास में जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बेटा प्लेलिस्ट में जाइए, सभी लेक्चर्स आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए, है ना। आप अच्छा स्कोर करोगे, मेरी जिम्मेदारी है आपको अच्छा स्कोर कराना। तो थैंक यू सो मच।